आज का वीडियो सभी जेईई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जितनी भी शिफ्ट्स हो चुकी है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने हमें मेल के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में एक चीज बोली है कि उनकी शिफ्ट के अंदर उन्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल आपका जेईई मेंस का सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स भी आपके यहाँ पे हट गए हैं, लेकिन वहां से भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी हो। तो क्या जो है अब एनटीए इसको लेकर क्या एक्शन लेगा, साथ ही साथ नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आप लोगों के साथ ये होता है तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले। तो हमने यहाँ पे 27 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर को देखा और उसमें से मैथ्स सेक्शन को यहाँ पे नजर डाली, तो हमें पता चला कि भाई तीन तो ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे जिनमें कहीं ना कहीं आपके आउट ऑफ सिलेबस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे जो है हम समझते हैं कि क्या आपको जो है इनमें बोनस मार्क्स मिलने की उम्मीद है, और अब जो है नेक्स्ट शिफ्ट में भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वहां पे क्या चांसेस बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज d। ठीक है, तो वो पैराबोला की इक्वेशन देके रखिए, तो फाइंड डी स्क्वायर। अब अगर किसी स्टूडेंट ने जो है कोनिक्स अच्छे से पढ़ा होगा और यहाँ पे डिलीटेड सेक्शन भी उसको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो उसे पता होगा कि यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर अ पैराबोला का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा कहाँ पे रहता है, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग रहता है फॉर द टू कर्व्स। तो यहाँ पे जो है ये चीज थी, पर भाई जो नॉर्मल है, टेंजेंट है, वो सब चीजें तो आपकी कोनिक्स से यहाँ पे हट चुकी है। तो क्या ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन गया था? अब देखो यहाँ पे अगर उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं तो बेसिकली होना क्या था, आपको नॉर्मल टू पैराबोला जो है ये इक्वेशन होती है और ए जो है इसके अंदर 1 दिया है, तो अपन जो है पुट करके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल ऑफ सर्कल के लिए भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो हमेशा जो है सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पे जो है सेंटर हमारे पास है सर्कल का, तो ये चीज जो है इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन को। तो फाइनली सॉल्व करके हमें t इक्वल टू 2 मिल जाता। तो इसके थ्रू जो है पैराबोला पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता 4,4। तो यहाँ पे मैं जो है फटाफट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि हम जो है ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या कोई और अप्रोच पॉसिबल था या फिर नहीं। तो ठीक है, ये जो है आपको कॉमन सा अप्रोच समझ में आ रहा होगा। अब पैराबोला का जो है आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया, सेंटर का तो भाई पता ही है अपन को सर्कल का, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो है 20 आनी थी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक अप्रोच पॉसिबल था? तो ऐसा नहीं है। जब भी भाई मिनिमम मैक्सिमम के जो है क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे एओडी भी जो है आप यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है एओडी के कॉन्सेप्ट से अगर आप सॉल्व करने जाते तो यहाँ पे क्या होता, बेसिकली हम जो है पैराबोला के लिए कोई भी एक कोऑर्डिनेट मान लेते t स्क्वायर कॉमा 2t, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लेते। सेंटर का जो है हमें यहाँ पे पॉइंट्स पता ही है, तो अब जो है सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल सा अपन ने लगा दिया दो पॉइंट्स के बीच का, और इसको जो है डिफरेंशिएट किया और फाइनली जो है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दी। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये रूट में भी जो है ये वाली ही वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो आपके यहाँ पे देके रखी है न्यूमरेटर के अंदर। तो मैंने फिर से नहीं लिखा उसे, आप जो है देख सकते हो। फिर जब इक्वल टू 0 करोगे तो फाइनली सॉल्व करके यहाँ पे t इक्वल टू 2 आ रहा है, और इसके थ्रू है फिर से इसमें जो है हमने वैल्यू डाली, डिस्टेंस जो है कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 20 आ जा रही है। तो भाई देखो, एक क्वेश्चन के लिए आपका जो है अप्रोच यहाँ पे एओडी का भी लग सकता था, या फिर जो है आप सीधा सीधा कोनिक में वो जो है कॉन्सेप्ट यूज करते जो कि सिलेबस से हट चुका है। तो अब भाई अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव अप्रोच पॉसिबल है तो बोनस के जो है फिर यहाँ पे चांसेस नहीं बनते। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस p बाय 4 प्लस 3 प्लस 2p बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन इंफिनिटी तक पूछा गया है। अब पता है ये क्वेश्चन, मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस देके रखा है ये है क्या? ये आपका एजीपी है यार, ठीक है, ये आपका एजीपी है, और एजीपी जो है वो सिलेबस से हट चुका है। अब फिर से यही चीज लग रही है स्टूडेंट्स को कि भाई ये क्वेश्चन के आउट ऑफ सिलेबस था। अब ये एजीपी कैसे बन रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है आपका 3 है, फिर 3 प्लस p है, 3 प्लस 2p है, मतलब कॉमन डिफरेंस p जो है आपका चल रहा है, और यहाँ पे जो है 1/4 है, फिर यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 स्क्वायर है, फिर जो है आपका 1/4 क्यूब आ जाएगा और एक जीपी बनी है। तो इस तरीके से जब टर्म्स आपके रहते हैं तो वो आपकी एजीपी कहलाती है। अब अगर ये सिलेबस के अंदर नहीं था तो क्या यहाँ पे जो है और कोई कॉन्सेप्ट पॉसिबल था, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो एजीपी के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस p बाय 4 प्लस 3 प्लस 2p बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब एजीपी के कॉन्सेप्ट में एक जो मेथड आता है वो होता है आपका एमएमएस मेथड, यानी कि मूव मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना था, सारे टर्म्स को जो है राइट में एक एक पोजीशन से आपको शिफ्ट कर देना था। देखो यहाँ पे एक एक पोजीशन से शिफ्ट कर दिया, बाकी जो है सीरीज में कोई चेंज नहीं करा, तो इसलिए सम भी जो है आपका सेम ही रहने वाला है। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, मल्टीप्लाई करना रहता है हमें कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, जो इसके अंदर जीपी दी है ना उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होगा 1/4। तो 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से इक्वेशन ये बन गई। अब जो ओरिजिनल सीरीज थी उसको फर्स्ट दे दिया
और इसको जो है सेकंड दे दिया, तो 1 माइनस 2 आपको जो है यहाँ पे कर देना था, तो 8 माइनस 2 आपका 6 हो जाता, फिर 3 वैसा का वैसा आ जाता, इसमें से जो है इसको अगर सब्ट्रैक्ट करे तो p/4 बन जाता, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करे तो p/4 स्क्वायर बन जाता एंड सो ऑन। अब ये क्या है भाई, ये है आपकी एक इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का तो भाई फॉर्मूला पता है, तो सीधा सीधा लगा के जो है अपन ने आंसर निकाल दिया p = 9। अब यहाँ पे जो है एनटीए आपको पता है एक यहाँ पे जो कि मतलब दलील देता कि भाई नहीं हम जो है इसके लिए बोनस नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है आप अपने लॉजिक के हिसाब से ऐसा सोचते कि ये सारी चीजें जो है करनी पड़ रही है, ठीक है। अब भाई किसी स्टूडेंट को अगर एजीपी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होते तो उसके लिए तो भाई ये बहुत ही छोटी बात थी, सीधा सीधा एमएमएस मेथड लगाना, पर जिसने नहीं किया उसका क्या, उसको थोड़ी एकदम से दिमाग में आता कि ये चीजें करनी पड़ती है। तो मैं बता दूं यार, अगर आपने थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखाई होती ना तो शायद आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से कर लेते, मतलब ऑप्शन ही इस हिसाब से दिए हुए थे। तो बेसिकली क्या था, सीरीज आपकी जो है इस तरीके से देके रखी है, तो इसमें से क्या करना था यार, इसको ना अलग अलग लिख लो, 3/4 प्लस p/4, 3/4 स्क्वायर प्लस 2p/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा, ये जो है 3/4, 3/4 स्क्वायर, 3/4 क्यूब, इन सब में 3 जो है कॉमन ले लो, ठीक है, और ये पहले वाले टर्म में भी 3 कॉमन ले लो, तो इस तरीके से सीरीज आ गई। ये क्या है भाई, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, इसका जो है आप निकाल सकते हो आंसर, तो 4/3 आएगा, तो बेसिकली 4/3 इंटू 3 कट के आपका यहाँ पे 4 बन गया। अब ये जो बची हुई सीरीज है इसको हम जो है लेट से स्टार बोल देते, तो 8 = 4 प्लस p स्टार जो है आपकी यहाँ पे फाइनल इक्वेशन बची, मतलब p की वैल्यू आ रही है हमारी 4/स्टार, स्टार की वैल्यू का थोड़ा सा भी आइडिया लग गया ना तो p की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है अगर दिमाग लगाते, बेसिकली आपका जो है यहाँ पे क्या था, 3 प्लस 3/4 प्लस p/4, सॉरी ये वाली सीरीज पे चलते हैं, हाँ, तो 1/4 2/4 स्क्वायर, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 0.25 होगी, 2/4 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.125 होगी, 3/4 क्यूब की क्या होगी, तो 3/4 क्यूब होता है आपका 3/64, उसको ना अपन अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहे तो 1/20 के जो है हम पास मान सकते, तो ये बेसिकली क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.05 के आसपास, तो टोटल अगर हम सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.425। अब इसके बाद आप देख रहे हो यार वैल्यू बहुत छोटी होते जा रही है, आगे की वैल्यूज तो और ज्यादा छोटी होते जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0.425 के आसपास है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो यहां पे अगर हम 0.425 जो है डाल दे, ठीक है, तो अब जो है इसको भी लेट से अभी के लिए 0.4 मान लिया, तो ये वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आ जाएगी, है ना। अब ये जो है आपका आपने क्या करा है, डिनोमिनेटर को घटाया है, ठीक है, इसलिए हमारी वैल्यू हमें बड़ी मिली है। अब जैसे डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे 10 से वैल्यू कम हो जाएगी, तो जस्ट जो 10 के पास वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाता 9। तो ये था एक स्मार्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसको एजीपी नहीं पता था, लेकिन इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो हम भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब 10th क्लास में भी कभी कभी पढ़ लेते, तो ये चीज जो है आप बहुत आराम से यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे भी जो है बोनस मिलने के हमारे चांसेस काफी कम हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है एक वेक्टर आपको देके रखा है, दूसरा वेक्टर हमें जो है देके रखा है, फिर a क्रॉस c इक्वल टू बी देके रखा है, a डॉट c इक्वल टू 3, तो इस एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू बतानी थी। अब पता है इसमें भी ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है कॉन्सेप्ट लग रहा था, फिर से वो जो है वो भाई हमारा डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो क्या यहाँ पे क्या पॉसिबल चीजें थी, चलो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का देख लेते कि भाई क्या जो है यहाँ पे यूज होना था। तो a डॉट सी क्रॉस बी को जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, a क्रॉस सी डॉट बी, ये प्रॉपर्टी होती है भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो साइक्लिक ऑर्डर में दिया रहता है, तो इस तरीके से डॉट और क्रॉस को जो है हम इंटरचेंज कर सकते थे। फिर यहाँ पे जो है बाकी क्या हो जाता, माइनस a डॉट बी, फिर यहाँ पे माइनस a डॉट सी, इस तरीके से लिख लिया। अब यार a क्रॉस सी तो भाई उन्होंने क्वेश्चन में देख रखा है b का, तो यहाँ पे जो है b वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता b वेक्टर का जो है मॉड्यूलस का स्क्वायर सिंपली। अब b वेक्टर हमारा क्या देके रखा है, ये देके रखा है, इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करने जाए मतलब मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो वो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 3 का सिंपल स्क्वायर तो 9 हो गया, और आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का आपका क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 3, और बाकी a डॉट बी अगर आप जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करो तो वो इक्वल टू 0 आएगा, और फिर a डॉट सी की वैल्यू आपको 3 देके रखी है, तो फाइनल आंसर आ रहा है 24। लेकिन यहाँ पे फिर से वही चीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है प्रॉपर्टी यूज हुई, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता थी वो क्या करता, तो वो भी जो है एक चीज कर सकता था। मतलब भाई मैं आपको जो है ना बहुत ही घिसा पिटा अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं बनता और एनटीए भी यही चीज बोल सकता है कि भाई आपके लिए तो ये अप्रोच भी था, है ना, तो ये तो आप सिलेबस में रहता ही है। क्या करते, सी वेक्टर को जो है ना आप कुछ मान लेते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर जो है इसमें हम जो है पहले a डॉट सी इक्वल टू 3 देके रखा है, तो इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लेते a वेक्टर के साथ, तो हमें एक इक्वेशन ये मिल जाती। फिर आपको एक और चीज देके रखी है a क्रॉस सी इक्वल टू बी, तो वही चीज जो है हम यहाँ पे लगाते, है ना, और उसकी मदद से जो है हमारी कुछ ना कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाती। अब LHS इक्वल टू RHS कर रहे हैं, तो I
कैप में जो भी आपका जो है कोफिशिएंट लिखा है उसको जो है इक्वल टू 3 कर देना। ऐसे ही जो है जे कैप का जो लिखा है वो जे कैप वाले के साथ इक्वल कर देना, जो के कैप के साथ लिखा है वो के कैप के साथ इक्वल कर देना। तो यहाँ पे जो है ना इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपकी जो है 3 इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब पहली 2 इक्वेशन का यूज करके जो है ना आप यहाँ पे 2x वाले टर्म को यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, तो 3 - 3y इक्वल टू 0 आया, यहाँ से y की वैल्यू इक्वल टू 1 मिल जाएगी। किसी एक में हमने पुट कर दिया तो x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। और फिर जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन दे के रखी थी इसमें जो है x और y की वैल्यू पुट करी तो z की वैल्यू 2 मिल गई। तो हमें जो है फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया, c वेक्टर। अब c वेक्टर मिल गया तो सीधा सीधा उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल दो, क्योंकि a वेक्टर पता है, b वेक्टर पता है, c वेक्टर पता है। फिर जो है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भाई सॉल्व हो गया, उसके बाद भी मेहनत थी। c क्रॉस b जो है फिर निकालना पड़ता है, इस तरीके से हम निकालते, फिर उसमें से -b वेक्टर - c वेक्टर करते, तो फाइनली जो है इस आंसर तक पहुंचते, और फिर लास्ट में जाके डॉट प्रोडक्ट लेते तो फाइनल आंसर हमारा 24 आता। अब भाई सोचो यार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जिसको प्रॉपर्टी पता थी, 4 स्टेप का आंसर था, यहाँ पे तो भाई 2-3 पेजेस अपन ने भर दिए। तो यही चीज है यार, आपको डिलीटेड सिलेबस का कॉन्सेप्ट पता होना था तब जाके वो क्वेश्चन होता, पर वही है एनटीए फिर से नहीं मानेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चांसेस है बोनस मार्क्स के, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको जो है यहाँ पे बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके यहाँ पे जो मैथ्स में ऑलरेडी दिए, जैसे कि वो एजीपी वाला क्वेश्चन भी था, मेनली तो इनफाइनाइट जीपी का ही कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो वो बोलेंगे वो तो आपका सिलेबस में है। ऐसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भाई आप सिंपल सा वेक्टर लेके कर लेते। फिर जो है आपका अगला पैराबोला वाला क्वेश्चन वो एओडी का कहलाता, तो बोनस के जो है यहाँ पे चांसेस खत्म हो गए। अब और भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए तो थोड़ा अलग तरीके से सोचना, हो सकता है वो किसी ना किसी दूसरे चैप्टर के साथ यहाँ पे लिंक उनका बन रहा हो। अब अगली नेक्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव मेथड से चीजें थोड़ी इजी बन जाती है। जैसे कि अभी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला देखा, कितना भाई 4 स्टेप के अंदर आंसर आ गया था। तो अगर हल्का सा भी आपको उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आपके इसमें जो है वो चीजें हेल्प करेगी। तो अभी की ही शिफ्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो इस हिसाब से आपको ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में जानकारी ले ले, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ ले, आपके इसमें अगर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है फंसता है तो आपको वो जो है सॉल्व करने में और ज्यादा ईजी पड़ जाएगा। और देखो अगर आपको जो है किसी भी शिफ्ट में आपको ऐसा ही कोई डिलीटेड सिलेबस का कॉन्सेप्ट दिखा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। हो सकता है कि उसमें शायद बोनस मिलने के चांसेस हो, तो अपन लास्ट टाइम पे जब आंसर की को हम चैलेंज कर सकते तो उस टाइम पे जरूर उस पर फोकस कर सकते। तो एक बार क्वेश्चन को भी जरूर मेंशन करिए और अपनी शिफ्ट को मेंशन करिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स उनको फायदा होगा, और जिनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है उनका भी कंफ्यूजन जो है यहाँ पे दूर हो गया होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।